हेलो एवरीवन। हमारी एमपीपीएस साइंटिफिक ऑफिसर के पी5 की सीरीज में ये हमारा सेवन्थ वाला पार्ट है। और हम 2015 के पी5 को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने 30 पी5 को सॉल्व कर चुके हैं। हम नहीं 35 कर चुके हैं। कल एनेस्थीसिया के टॉपिक चल रहा था और एनेस्थीसिया के टॉपिक के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाया है। फुल वीडियो ऐप पे बाद में आएगी। अभी जो शॉर्ट वीडियो है ऐप पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस इमोबिलिटी बाय एक्टिंग। अब यहाँ सबसे पहले देखते हैं इमोबिलिटी क्या होता है। इमोबिलिटी का हिंदी में यदि अर्थ देखेंगे तो इसका नाम इसका अर्थ होता है गतिहीनता, है ना, या अगतिशीलता, है ना। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हिलने डुलने या गतिविधि करने में असमर्थ होना, है ना। यदि आप हिल डुल नहीं पा रहे हैं तो वो इमोबिलिटी हुई है ना। अब जनरल एनेस्थीसिया और इमोबिलिटी का इसका कनेक्शन देखते हैं ना। जब कभी है ना कोई सर्जरी हो रही है, ऑपरेशन हो रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, डॉक्टर मरीज को क्या एनेस्थीसिया देते हैं, है ना। एनेस्थीसिया देने के बाद में क्या उसका शरीर सुन्न हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है ना। तो उसके शरीर में क्या होता है, इमोबिलिटी पैदा की जाती है। मतलब उस एनेस्थीसिया देने के देते हैं जिससे उसके शरीर में क्या होता है, इमोबिलिटी दी जाती है, जिससे वो क्या होता है, हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है। अभी सर्जरी और ऑपरेशन कौन सा वाला, जैसे चीरा लगाना, इंसिस करना, है ना, या फिर दर्दनाक कुछ दर्दनाक उत्तेजना दी जाती है, उस टाइम पे हम इस टाइप का एनेस्थीसिया देते हैं ना, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कोई हाथ पैर झटक रहा, ऑपरेशन हो रहा है और हाथ झटक रहा, पैर झटक रहा है ना। जैसे अभी आपको मच्छर काटता है ना, मच्छर काटने के बाद में आप उस टाइप पे हाथ मारते हो, ठीक है। आपके पैर में कुछ लग गया, आप तुरंत आओ करके पैर को हाथ लगाते हो, आपके पैर पे से कुछ कांटा चुभ गया तो आप तुरंत पैर झटकते हो, है ना। तो ऐसे ही है ना, ये क्या होता है, इमोबिलिटी के कारण होता है। इमोबिलिटी ना होने के कारण होता है। यदि इमोबिलिटी आपके शरीर में है तो आपको वो वाला पार्ट क्या होता है, हिलना डुलना बंद हो जाता है और गति करने में सक्षम हो जाता है ना। ज्यादातर इसका यूज जो मेजर सर्जरी होती है ना उनमें किया जाता है। ठीक है। अब हम ऑप्शन पे देख लेते हैं क्या है। पहले मोटर कॉर्टेक्स है ना, ये एक क्या होता है, ब्रेन का पार्ट होता है। कहाँ का पार्ट होता है ये, ब्रेन का पार्ट होता है ना। और इसमें क्या होता है, जो वॉलेंटरी मूवमेंट होता है ना, ये क्या होता है, वॉलेंटरी मूवमेंट को नियंत्रित करता है। ये जो है ना मोटर कॉर्टेक्स, मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर में हिलने डुलने वाला जो पार्ट होता है ना, उसको ही नियंत्रित करता है। स्वैच्छिक गतिविधियां होती है ना, जो मच्छर वाला एग्जाम्पल दिया था, है ना। नहीं, स्वैच्छिक मतलब हम हाथ निकाल गिलास से पानी उठा के पी रहे, स्वैच्छिक गतिविधियां वो हुई ना। तो उस टाइम पे क्या होता है कि इसका मोटर कॉर्टेक्स वो स्वैच्छिक गतिविधियों में हेल्प करता है। और लेकिन सर्जरी के टाइम पे आप स्वैच्छिक गतिविधियां ना करें, है ना। इसलिए क्या हो रहा है, पता चला सर्जरी चल रही है और आपको मच्छर काट के आया, है ना। सर्जरी हो रही है और गलती से चाकू मतलब नर्स मतलब जो डॉक्टर का हाथ आपके पैर को लग गया, पेट की सर्जरी हो रही है, तो आप घबरा के सोचोगे कि यार मैं पैर झटक दूं। तो ऐसी गतिविधि को रोकने के लिए क्या होता है, ये जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और इसमें इमोबिलिटी हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, आप हिलने डुलने में असमर्थ हो जाते हैं ना। ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है हमारा, बेसल गेंगलिया। बेसल गेंगलिया है ना। ये क्या होता है, ये भी ब्रेन के अंदर ही होता है, ये ब्रेन के अंदर होता है। और ये क्या होता है, ग्रुप होता है जो गति के समन्वय और मोटर को खींचने में मदद करता है। मतलब क्या, कोऑर्डिनेट करने में ये क्या होता है, ये भी ब्रेन में होता है। और ये कोऑर्डिनेट वाला जो है ना, यदि हम किसी चीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना, तो इसमें मदद करता है ना। जैसे आपने पानी पिया तो मुंह ने आपके होठ ने खोला, आपके ब्रेन ने बता दिया कि गिलास उठाया है तो अब ये पानी पिएगा, आपको होठ खोलना है ना। और टंग जो टंग हिलती है और हम उस पानी को पिए जाता है ना। हमने खाना दिखा, एप्पल दिखा हमारे हाथ में, हमने एप्पल को हाथ से उठा, आंखों ने देखा, एप्पल ने हाथ से उठाया और उसको खाया। तो आंख हाथ और मुंह, इन सब का जो होता है आपस में तालमेल बैठ गया, उसको क्या होता है, कोऑर्डिनेट करते बोलते हैं ना। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ऑपरेशन चल रहा बीच बीच में सामने वाला कुछ खा पी रहा है ना। तो बेसल गैंग्लिया क्या होता है, कोऑर्डिनेट करता है जनरली, है ना। हाँ। और थर्ड वाला क्या है हमारा,
थर्ड वाला स्पाइनल कार्ड है ना, स्पाइनल कार्ड से आप जानते ही है। जो जनरल एनेस्थीसिया के दौरान क्या है, जो इमोबिलिटी यानी दर्दनाक उत्तेजना होती है, शरीर की मतलब शरीर की प्रतिक्रिया को रोकना मुख्य रूप से स्पाइनल कार्ड का कार्य होता है ना। ये मांसपेशियों को के रिफ्लेक्स को दबा देता है ना। तो जनरली ये जो है शरीर का हिलना डुलना है, ये किसका काम है, ये स्पाइनल कार्ड का काम है। किसका है ये, स्पाइनल कार्ड का काम है ना। तो ये क्या होता है, ये जो गतिशील करना और अतिशील करना, ये स्पाइनल कार्ड का काम होता है। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है, थैलेमस है ना। थैलेमस को मस्तिष्क का रील स्टेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, रील स्टेशन ना। इसको क्या कहा जाता है, रील स्टेशन कहा जाता है ना। जब एनेस्थीसिया के दौरान बेहोशी और मतलब बेहोशी में यदि मरीज है, तो थैलेमस वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है ना। ठीक है, और ये जो है मतलब इसका आंसर क्या है ना, स्पाइनल कार्ड आना होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, स्पाइनल कार्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि यही सभी गतिविधियों को मतलब ये यदि आप एनेस्थीसिया दी जाती है, ये सारी गतिविधियों को काम करता है। स्पाइनल कार्ड क्या होता है, मेन होता है ये क्या होता है, मेन होता है किसके लिए, मूवमेंट के लिए। जितनी भी हलचल होती है हमारी बॉडी में वो स्पाइनल कार्ड के द्वारा होती है ना। तो ये क्या, और ये सब तालमेल करना, ये सब पूरे ब्रेन हाथ पैर सब जो है ना, स्पाइनल कार्ड के द्वारा मतलब यहाँ से ही मैसेंजर जाता है। ये मेन केंद्र है हमारी बॉडी का। तो इसके कारण ही होता है, और ये अनेस्थीसिया का असर भी इसी पे होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीप एनेस्थीसिया का संकेत कौन सा है। पहले डीप एनेस्थीसिया क्या होता है, जब भी किसी मरीज को सर्जरी के लिए गहरी बेहोशी दी जाती है, मतलब बहुत पूरा नींद में ही होता है ना। तो शरीर में कौन सा लक्षण दिखाई देता है, यह बताने के लिए एनेस्थीसिया काफी गहरा डीप है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं कि चलो पहले ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। पहले फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर है ना। मतलब देखो ये ऐसा है कि एनेस्थीसिया दे दिया है आपको है ना। अब डीप है मतलब कि ज़्यादा ओवरडोज तो नहीं दे दिया, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में दिया है कि कम क्वांटिटी में दिया है। इसके लिए है ना अलग अलग लक्षण बताए थे, मैंने कल की क्लास में बताए थे। तो आपको ये बताना है कि डीप एनेस्थीसिया मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आपको एनेस्थीसिया दिया गया है, इसके लक्षण कौन कौन से है ना। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था ब्लड प्रेशर लो हो जाता है प्रेग्नेंट लेडी को यदि ये दिया जाए, मतलब साइड इफेक्ट में आता है ये। लेकिन ये डीप एनेस्थीसिया उस टाइम पे दिया गया, उसके लिए क्या ऑप्शन आएगा ये देखते हैं हमें ना। जैसे फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर ना, ब्लड प्रेशर कम होना। जैसे जैसे एनेस्थीसिया मतलब डीप होता है, शरीर में की जो मांसपेशियां होती है वो क्या हो जाती है, ढीली होती जाती है। क्या हो जाती है, ढीली होती जाती है। और हृदय की गति व रक्त वाहिनियां क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है इस पर, इसका प्रभाव होता है ना। मांसपेशियां यदि ढीली हो गई मतलब वो लूज हो गई, तो क्या होता है, जो हार्ट हार्ट की जो स्पीड है और जो ब्लड प्रेशर है उस पे क्या हो जाता है, प्रभाव इफेक्ट पड़ता है ना। उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बीपी क्या हो जाता है, इससे लो हो जाता है। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि कल की क्लास में हमने देखा था ये इसके चांसेस है ए वाले के ना। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, बी वाला, टीयर्स इन आइस, आंखों से आंसू आना है ना। आंसू आना आमतौर पर हल्की बेहोशी लाइट एनेस्थीसिया का संकेत भी हो सकता है ना। इसके लिए इसका बेहोशी आंसू आना बंद हो जाना, और जो डीप एनेस्थीसिया होता है उसमें तो आंसू आना बंद ही हो जाता है ना। तो यहाँ ये तो गलत होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये रेसिस्टेंस टू लंग्स इन्फ्लेशन, फेफड़ों को फुलाने में प्रतिरोध उत्पन्न होना है ना। अब ये कब होता है, जब मरीज पूरी तरह से बेहोश न हो और उसकी मांसपेशियां सख्त हो, है ना। तो डीप एनेस्थीसिया में मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती है, इससे फेफड़ों पर हवा भरना आसान हो जाता है। तो ये भी नहीं होगा। मतलब समझ में आया आपको कि ये लंग्स इन्फ्लेशन कब होता है, जब क्या होता है मरीज पूरी तरह से बेहोश होता है। जब क्या होता है मरीज बेहोश ना हो, है ना, हल्का सा बेहोश हो और उसकी मांसपेशियां सख्त हो जाए। बट जब पूरी तरह से बेहोश हो जाता है तो उनकी क्या होता है, मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती है, ढीली हो जाती है। हमने थोड़ी देर पहले देखा ना, मांसपेशियां ढीली हो जाती है। अब जब मांसपेशियां ढीली हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, उस टाइम पे क्या होता है, फेफड़ों में आसान भरना आसान हो जाता है। तो ये तो अच्छी बात हुई ना थोड़ी सी, मतलब फेफड़ों के लिए, तो इसलिए ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट बार स्लोइंग मोमेंट है ना, निकलने की क्रिया।
गले से कुछ निगलने निगलने की क्रिया है ना, की कोशिश करना हल्की बेहोशी के शुरुआती लक्षण का लक्षण होता है। गहरी बेहोशी में रिफ्लेक्ट पूरा खत्म हो जाता है और कुछ भी निगल नहीं सकता। भाई वो तो बेहोश है ना, तो केवल बेहोशी की कंडीशन में आप केवल बीपी लो वाला ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये आंसर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमएसी किसका मेजर है? सबसे पहले देखते हैं एमएसी का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है मिनिमम एल्वेरक कंसंट्रेशन ना, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ। मिनिमम, दो मिनट, मिनिमम एल्वेरल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये होता क्या है ना, ये क्या होता है, इनहेलेशन एनेस्थेटिक, मतलब सूंघने वाली बेहोशी की जो दवाएं होती है ना, जिसको सूंघ के बेहोश किया जाता है ना, तो कि पोटेंसी मतलब शक्ति या क्षमता को मापने का एक मानक होता है। क्या होता है ये? जो इनहेलर वाली दवाई है सूंघने की, सूंघने जिससे सूंघ सूंघ के हमारी बॉडी में बेहोशी आती है, उसकी है ना शक्ति को मापने की ये मापने का पैमाना है ना। तो इसका क्या होता है? तो इसका ऑप्शन तो देखो, ऐसे मैंने इसमें ही बता दिया आपको है ना, सूंघने मतलब क्षमता का मापने का पैमाना है ये ना, तो ये पैमाना तो ये पोटेंसी क्षमता ना, ऑप्शन आपका यही सही हो गया। ठीक है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला क्या है आपका? ऑप्शन सारे देख लेते हैं ना। फर्स्ट वाला ये सेफ्टी को दर्शाता है ना, सेफ्टी वाला है ये क्या है, सेफ्टी का ऑप्शन है। ठीक है, और ठीक है, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये क्या, इसका क्या है? इसका है यह जो हमारी बॉडी की जो मेम्ब्रेन है, जो गैस हमारी बॉडी में जा रही है ना, वो मेम्ब्रेन को पार करने की क्षमता कितनी है ना, मेम्ब्रेन क्रॉस करने का ना, इसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की जो क्षमता है उसको दिखाता है ना। और पार्टीशन कोफिशिएंट है ना, इसका क्या है, ये लास्ट वाले का है ना, ये क्या होता है? ये बताता है दवा खून के ऊतकों में कितनी घुलनशील है, सॉल्युबल इन ब्लड। ये सब मात्राएं ही है, ये सब मापने के मतलब जो इनको मापने की क्या होता है, मात्रक है ना। तो क्या होता है कि शरीर में वो जो ब्लड जो एनेस्थीसिया दिया गया है ना, वो हमारे शरीर के लिए कितना सेफ है, कितना हार्मफुल है, इसके लिए क्या करेंगे, थेरेप्यूटिक इंडेक्स का यूज करेंगे। पोटेंसी, पोटेंसी का यूज काय में किया जाता है? अभी मैंने बताया इसका आंसर यही है ना। जब सूंघने वाला, ये वाला क्या है, सूंघने वाला है ना, सूंघने से हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है, इसके लिए ना। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है हमारा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की क्षमता है उसमें कितनी है। और फोर्थ वाला है कि ब्लड में कितना, ये ब्लॉक लिख दिया मैंने क्या, ये ब्लड आएगा, ब्लड में जाने की मतलब घुलने की मात्रा कितनी है उसके बारे में। अब सीधा सीधा एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो एमएसी है वो क्या है, मिनिमम एल्वेरल कॉन्सेंट्रेशन है ना। यह क्या होता है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं में एनेस्टिक गैस की वह न्यूनतम क्षमता, भाई कोई चीज सूंघ रहे हैं तो वो हमारे फेफड़ों में ही जाएगी ना। तो वहां पर फेफड़ों में वो जो न्यूनतम कंसंट्रेशन होता है, जो मरीज के 50% मरीजों में सर्जरी चीरे और दर्दनाक के कारण प्रतिक्रिया को रोकती है ना। सर्जरी के टाइम पे कुछ भी होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि वो प्रतिक्रिया को रोकती है, उसके लिए ये एमएससी का यूज किया जाता है ना। अब ये जो हमारा ऑप्शन है पोटेंसी, अब ये क्या होता है, जो एमएससी का मान जितना कम होता है ना, दवा उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी ना। यदि इसका मान क्या होगा, एमएससी का मान जितना कम होगा, जो दवा है उतनी अच्छी होगी। ठीक है, और उतनी शक्तिशाली होगी, मतलब पोटेंट मानी जाएगी है ना। उदाहरण के लिए हेलोथेन, एक हेलोथेन है, याद रखो इसका उदाहरण क्या है, हेलोथेन है। क्या है इसका, हेलोथेन, हेलोथेन। ठीक है, इसका एमएससी बहुत कम होता है इसलिए बहुत शक्तिशाली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स
मतलब एंजीना अटैक की प्रिवेंशन को टर्मिनेशन दोनों में उपयोगी ड्रग कौन सी है, मतलब प्रिवेंशन और टर्मिनेशन दोनों में उपयोगी ड्रग्स कौन सी है। इसका और अच्छे से हिंदी में अर्थ ये है, सीधी सीधी भाषा में, कि ऐसी कौन सी दवा है जो एंजाइना, एंजाइना मतलब होता है सीने में दर्द, एंजाइना मतलब क्या होता है, सीने में दर्द। ये एंजाइना जो है ना, इसका मतलब होता है सीने में दर्द। सीने में दर्द ना, एंजाइना का मतलब होता है ना, मतलब क्या हुआ कि जो हाँ, मतलब ऐसी कौन सी दवा है जो सीने में दर्द के अटैक को रोकने, है ना, और शुरू हो चुके अटैक को खत्म करने दोनों में काम आती है ना। अटैक को रोकने मतलब अटैक आया है तो उसकी शुरुआत में, और उसको मतलब शुरुआत में जो दर्द हो रहा है उसको रोकने में, और यदि अटैक आ गया उसके बाद में उसके दर्द को टर्मिनेशन के टाइम पे यूज करने के लिए कौन सी दवाई यूज की जाती है ना। ठीक है, तो इसमें भी सब चारों यूज करते हैं। चलो सभी सभी एक के वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ईसो, क्या क्या है, ईसो सोर्बाइड डिनेट्रेट, है ना। इसका यूज क्या होता है कि अब ये टर्मिनेशन में, जब इसे जीभ के निचले नीचे सब लिग्यूलर में रखा जाता है तो ये बहुत जल्दी खून में घुल कर एंजाइना के अटैक को तुरंत रोक देता है। ठीक है, और प्रिवेशन, इसे यदि ओरल टेबलेट मुंह से निकलने वाली के रूप में लिया जाता है तो लंबे समय तक असर करती है, और भविष्य में होने वाले अटैक को ये रोकने में मदद करती है। मतलब अपना ऑप्शन यही वाला है, इसका आंसर भी यही वाला है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्या है, अमाई नाइट्रेट, नहीं, चलो ये ऑप्शन नीचे से देखते हैं। ठीक है, यह केवल अटैक को तुरंत खत्म करने में उपयोगी होती है, इसका उपयोग बहुत छोटा असर होता है, मतलब ये वाला केवल है ना टी में है, ये पी एंड टी जगह दोनों जगह है ना। ठीक है, ये वाला देखते हैं, सेकंड वाला, है ना, ये केवल सेकंड वाला सिर्फ पी में यूज होता है। थर्ड वाला देखते हैं हम, ये क्या, ये भी पी में यूज होता है, कि ये सेकंड, सॉरी फर्स्ट वाली प्रिवेशन और टर्मिनेशन दोनों में यूज होती है, सेकंड वाली सिर्फ प्रिवेशन में यूज होती है, सी वाली प्रिवेशन में यूज होती है, और जो डी वाली है वो ओनली टर्मिनेशन पे होती है, और हमको दोनों चाहिए तो दोनों का ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर हमारा एक हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरा क्या लिखा है ये, वेरापामिल और डायोक्सिन इंटरेक्शन क्या होता है। इसका मतलब है कि जो वेरापामिल और जो है डिगोक्सिन दवाओं के बीच में जो परस्पर इंटरेक्शन होता है ना, मतलब जो परस्पर क्रियाएं होती है ना, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, अब पहले ये देख लेते हैं इसमें होता क्या है, मुख्य मुख्य बिंदु देख लेते हैं। एक होता है इंक ये होता है इंक्रीज, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज डिऑक्सिन एयूसी, है। जब क्या होता है शरीर में कोई दवा कम निकलती, जब शरीर से दवा कम निकलती मतलब बाहर निकलती कम है, बॉडी में है बाकी बाहर निकलना है तो कम निकलती है, तो रक्त में उसकी मात्रा और समय, है ना, एरिया अंडर द कवर, है ना, ये एयूसी का मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व, है ना, ये बढ़ जाता है, ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और बढ़ने से क्या हो जाता है, इससे क्या होता है, डाइगोचिन की विषाक्तता टॉक्सिसिटी का खतरा बढ़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये डाइगोचिन की टॉक्सिसिटी। ये टॉक्सिसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, डिक्रीज रेनल्स सेक्रेशन, है ना, मतलब जो रेनल सेक्रेशन का पता है ना, जो जो किडनी होती, किडनी के माध्यम से जो बाहर निकलता है ना, जो वक्र उत्सर्जन में कमी होती है ना, वक्र उत्सर्जन में कमी, वक्र उत्सर्जन क्या होता है, पता है, यूरिन और पोटी करना, सुसु करना ठीक है,
ठीक है। तो जब जब क्या होता है जो ये है वेरा पामिल है ना, एंड पीजीपी, इसको पीजीपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, पीजीपी से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे? पीजीपी। ठीक है। अब क्या होता है उसमें कि ये क्या होता है, गुर्दे के माध्यम से जो निकलना है कम हो, इससे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ये जो है ना डिक्रीज रेनल ये, तो ये सही हो जाता है, ये सही है। ठीक है। और थर्ड वाला क्या है हमारा ऑप्शन? कंपिटेटिव सब्सटेंस ऑफ पीजी, जो डिसॉक्सिन शरीर से बाहर निकलते हैं, निकलने के लिए पी ग्लाइकोप्रोटीन पीजीपी नामक एक पंप का उपयोग करते हैं। ये पीजीपी क्या है? पी ग्लाइकोप्रोटीन। ये राइटिंग का क्या हो गया? पी पी ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। तो क्या हुआ? हाँ, तो ये क्या हो गया, ये नामक एक पंप का उपयोग, ये पंप का नाम है ना, पंप का उपयोग करते हैं कब, क्या होता है, डीऑक्सिन शरीर से बाहर निकलने के लिए ना, क्या होता है, इस पंप का उपयोग करता है। तो ये वेरापामिल भी इसी पंप का उपयोग करता है और इसे बाधित कर देता है, जिससे डीऑक्सिन को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल जाता है ना। ये दोनों अलग अलग चीज है, वेरापामिल और डीऑक्सिन। ये वेरापामिल के कारण क्या होता है, डीऑक्सिन क्या हो जाता है, बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। तो ये सभी इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस होता है ना। इसका क्या हो जाता है, ऑल ऑफ दिस है। इसको हम डायग्राम के जरिए हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे हमारी बॉडी में, अब इसमें हम थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी हमें थोड़ी सी ना, ये बायोकेमिस्ट्री का ही पार्ट हो गया है ना, फार्मास्यूटिकल दिया है उन्होंने ऑप्शन। तो ये उसी का यूनिट 5 का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन का के हमारे यूनिट 5 के है ना। चलो अभी के लिए हम इतना ही है ना, आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए कि कौन से क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है ना। चलो ठीक है। थैंक यू।